Conceptual question number 7.4. Give one practical example each of free and force oscillations. फ्री और फोर्स ऑसिलेशन के लिए एक एक एग्जांपल आपने देना है। इस क्वेश्चन के लिए फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन की डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है गिव एग्जांपल ऑफ फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन। दोनों का सिर्फ एक एक एग्जांपल काफ़ी है। फ्री ऑसिलेशन और फोर्स ऑसिलेशन दोनों के लिए मैं यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये फिक्स सपोर्ट है, धागे को आपने किसी फिक्स सपोर्ट से बांधा है, कोई कील लगी हुई है दीवार के अंदर। लोअर एंड पे, फ्री एंड पे आपने एक बब बांध दें या कोई हैवी पत्थर बांध दें, बाल साइज का या लोहे का एक बाल बांध दें। बांधने के बाद सबसे पहले इसको आपने रेस्ट में लाना है। जिस पॉइंट पे ये रेस्ट में आएगा उसको कहते हैं मीन पोजीशन। अब आपने क्या करना है, इसका राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी आपने डिस्टेंस लेना है, या 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। ये आइडियल एम्पलीट्यूड कहलाता है इसको। मैं 10 ले लेता हूँ, सपोज वैल्यू ले लेता हूँ मैं पॉइंट ए तक, यहाँ से यहाँ तक मैंने 10 लिया, ये वाला। तो ये भी 10 लेना होगा आपको दोनों साइड पर, सेम डिस्टेंस। अगर आप एक साइड पर 10 लेंगे तो ये डिस्टेंस खुद ब खुद आ जाता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक्सट्रीम पोजीशंस को शो करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे। अगर ये 10 सेंटीमीटर लिया है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, अगर ये 5 सेंटीमीटर लेंगे तो ये भी 5 सेंटीमीटर, अगर ये 15 ले रहे हैं तो ये 15। तो ये जो ओ से ए तक या ओ से बी तक ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम displacement is called amplitude. सपोज ओ से ए तक 10 सेंटीमीटर है, ओ से बी तक 10 सेंटीमीटर है। 10 एग्जैक्ट है तो वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अगर 10 से कम हो, 9.9, 9.8, 9.6, 7, 8, 10 से कम जो डिस्टेंस होगा यहाँ से ए से, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा जस्ट। लेकिन एग्जैक्ट 10 होंगे तो वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस बब को डिस्प्लेस करना है ए या बी पर, आपकी मर्जी है। सपोज में बी साइड मेरे साइड पे है, मुझे ये आसानी हो रही तो मैं इस बब को खींच कर मैं बी के ऊपर लेकर आता हूँ। बी पे लाने के बाद इसको खोल देना, हाथ को फेंकना नहीं है। जब हाथ खोलेंगे तो ये बब खुद ब खुद आगे जाएगा। ए और बी के दरमियान को प्रमोशन करेंगे। एक दफ़ा आपको लाना पड़ेगा बी पर, फिर आपको दोबारा हाथ से पुश करने की जरूरत नहीं होगी। फिर ये बब, ये पेंडुलम खुद ब खुद आगे पीछे मूव करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। इसकी मोशन को हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। पहली दफ़ा आप डिस्प्लेस करेंगे तो इसके बाद ये खुद से वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। लेकिन अगर आप इस बब को यहाँ से छोड़ देते हैं, यह आगे जाएगा ए पर, ए से वापस हर बी पर आने के बाद आप इसको उंगली से पुश करते जाएं। हर दफ़ा आप उंगली से इसको पुश करेंगे आगे, तो क्या होगा, ये फोर्स ऑसिलेशन होगी, क्योंकि हर दफ़ा आप हाथ से फोर्स लगा रहे हैं। तो डेट इज कॉल्ड फोर्स ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन के एग्जांपल जैसा कि मैंने सिंपल पेंडुलम का लिया। जब आप सिंपल पेंडुलम को एक दफ़ा डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ देंगे तो ये खुद अपनी मर्जी से वाइब्रेट करने लगता है नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ। डेट इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। लेकिन अगर यही पेंडुलम को हर दफ़ा आप बी पर पहुँचकर हाथ से अगर आप उसको पुश करें बब को हर दफ़ा, फिर ये फोर्स ऑसिलेशन होगा। इसी तरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी जो धागे को आपको हर दफ़ा प्लग करना पड़ता है उंगली से, इनकी फोर्स लगानी पड़ती है, इसलिए वो भी हमारे पास फोर्स ऑसिलेशन है। इसी तरह फैक्ट्री फ्लोर है, जनरेटर आप चलाते हैं तो वो फ्लोर के अंदर वाइब्रेशन पैदा होता है, वो भी फोर्स ऑसिलेशन है। डेली लाइफ में बहुत से हम फ्री और फोर्स ऑसिलेशन के एग्जांपल हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने एक एक एग्जांपल आपने देना है, वो हम यहाँ लिख चुके हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7.5. हाउ कैन यू कंपेयर द मासेस ऑफ टू बॉडीज बाय ऑब्जर्विंग देयर फ्रिक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशन व्हेन सपोर्टेड बाय स्प्रिंग। आपके पास दो डिफरेंट मासेस के बॉडीज़ हैं, उन दोनों डिफरेंट मासेस के बॉडीज़ को आपने सिंगल स्प्रिंग के साथ, सेम स्प्रिंग के साथ, बारी बारी आपने उस स्प्रिंग के साथ उन डिफरेंट मासेस को बांधना है। एट ए टाइम दोनों नहीं बांधना है, लेकिन एक बांध लिया, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व कर लिया, फिर आपने उसको उतार कर दूसरे को आपने बांधना है, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी को आपने ऑब्जर्व करना है।
तो इस तरह से बारी बारी दोनों बॉडीज़ की, दोनों मासेस की जो फ्रीक्वेंसीज़ को आपने ऑब्जर्व करना है। फिर उन फ्रीक्वेंसीज़ की मदद से आप दो बॉडीज़ की मासेस को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में ये बताया गया है सपोर्टेड बाय स्प्रिंग, तो इसका मतलब हमारे पास है मास अटैच टू अ स्प्रिंग। वो केस हमारे पास लगेगा और उसके लिए जो मास अटैच टू अ स्प्रिंग का जो फार्मूला है वो हम 10 क्लास में भी पढ़ चुके हैं और अभी इसी चैप्टर में हम ड्राइव भी कर चुके हैं। टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और उसकी मदद से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फिर हम उन दोनों मासेस को कंपेयर करके हम बताएंगे कि मासेस का फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से मास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के कम होने से मास क्या होगा, हम वो कंपेयर करके हम आपको बताएंगे। टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज गिवन बाय मास अटैच टू अ स्प्रिंग का जो फार्मूला है हमारे पास वो है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M अपान K। ये फार्मूला आप 10 क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, अभी भी इसी चैप्टर में आप डिराइव कर चुके हैं, ये आपको याद होगा। हम आसान से हम मुश्किल की तरफ जाएंगे। मैं डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखूंगा तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, आपको याद रखने में मुश्किल पेश आएगी। तो मैं चाहता हूँ आप रटा ना लगाए, आप खुद से पढ़े। जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, आपको याद है, उसी से आप उसको अखज़ करें, डिराइव करें। इसलिए मैंने ये फार्मूला लिख दिया है मास अटैच टू स्प्रिंग का, टाइम पीरियड का फार्मूला। बात हम कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, तो नाउ फ्रीक्वेंसी हमारे पास होता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। पुटिंग इक्वेशन 1, अच्छा सॉरी इसको इक्वेशन 2 लिख दें, इन इक्वेशन 2 तो F इज इक्वल टू T की जगह हम टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग का फार्मूला रखेंगे। M के ऊपर रूट को अलग ले लो और K के ऊपर रूट अलग ले लें, क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में रूट को आप कंबाइन भी कर सकते हैं, रूट को अलग भी कर सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि 2 बाई अंडर रूट M ये डिनोमिनेटर है, तो K डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, इसलिए हम इसको नोमिनेटर में लेकर जाना चाहते हैं। तो 1/2 पाई अंडर रूट K डिवाइड बाय अंडर रूट M। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ले जाने के लिए हमने रूट अलग कर दिया था, अब हम दोबारा रूट को कंबाइन करेंगे। 2 पाई अंडर रूट K अपान M, इसको इक्वेशन 3 लिख दें। और आप इक्वेशन 3 को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसको डिराइव करें। मास अटैच टू स्प्रिंग का जो फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का वो हमारे पास आ गया है। अब हम दोनों बॉडीज के लिए इस फार्मूले को हम लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉडी 1 के लिए लिखेंगे, फिर इसको हम बॉडी 2 के लिए लिखेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका रेशियो लेंगे, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास दोनों मासेस को हम कंपेयर कर सकते हैं इस तरह से। फॉर बॉडी ऑफ मास M1 इक्वेशन 3 कैन बी written as so मास M1 के लिए फ्रीक्वेंसी MF1 होगी 1 डिवाइड बाय 2 पाई, पाई के साथ अंडर रूट K अपान M1, इसको इक्वेशन 4 लिखते हैं। यहाँ इस फार्मूले पे गौर करें, मैंने पाई और K के साथ 1 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि पाई और K कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ हम 1 2 नहीं लिखते, सिर्फ यहाँ वेरिएबल है M और F, तो इनके साथ हमने 1 लिखा है। फॉर बॉडी ऑफ मास M2 इक्वेशन 3 बिकम्स M2 के लिए फ्रीक्वेंसी होगी F2 और 1 डिवाइड बाई 2 पाई K अपान M2, वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 5। अब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम इसका रेशियो लेंगे,
यानी कि डिवाइड करेंगे हम इनको। आपकी मर्जी है, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो या 2 को 1 से करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, आप 2 को 1 से भी कर सकते हैं। तो पहले आप इक्वेशन 1 लिख दें, राइट साइड को राइट साइड से और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करें। मैंने लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड किया और राइट साइड को राइट साइड से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाय 2 पाई अंडर रूट के अपॉन m1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 पाई अंडर रूट के अपॉन m2। यहाँ से आप 1 डिवाइड बाय 2 पाई 1 डिवाइड बाय 2 पाई को कैंसिल कर सकते हैं। f1 डिवाइड बाय f2 इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर m1 डिवाइड बाय अंडर रूट के ओवर बाय m2। डिवीजन में है तो हम इसको सेम रूट के अंदर लिख सकते हैं। f1 डिवाइड बाय f2 इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर m1 डिवाइड बाय के ओवर m2। अब इसको आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर जाके उल्टेगा, ये m2 ऊपर जाएगा, के डिनोमिनेटर में आएगा। तो k अपॉन m1 अंडर रूट के अपॉन m1, इसको आपने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो ऊपर जाके इसको उल्टा दें, मल्टीप्लाई बाय m2 डिवाइड बाय k और k कैंसिल, f1 डिवाइड बाय f2 इज इक्वल टू m2 डिवाइड बाय m1। इसको इक्वेशन 6 लिख दें। अब आप क्या करें, अब देखो यहाँ इस इक्वेशन से आपको पता लग गया है कि फ्रीक्वेंसी और मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसका मास कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने मासेस को कंपेयर करना है तो मैं मासेस की वैल्यू निकालूंगा। इसके लिए हमें रूट से बाहर लाना पड़ेगा मासेस को। फॉर दिस वी टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, squaring on both sides of equation 6। फर्दर सिंप्लीफाई हम यहाँ करेंगे तो f1 डिवाइड बाई f2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m2 डिवाइड बाई m1 रूट का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट कैंसिल, f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर होल स्क्वायर है तो हर एक ऊपर आएगा। m2 डिवाइड बाई m1, m2 डिवाइड बाई m1 को पहले लिखो, f1 स्क्वायर डिवाइड बाई f2 स्क्वायर को बाद में लिखो। अब देखिए यहाँ से हमने कंपेयर कर लिया, मासेस का रेशियो बराबर है फ्रीक्वेंसीज के रेशियो के। सो m1 की फ्रीक्वेंसी देखो, m1 और f1 आपस में रेसिप्रोकल है, f2 और m2 आपस में रेसिप्रोकल है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी के रेशियो की मदद से आप मासेस के रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। हेल्स बॉडी ऑफ लार्जर मास will have smaller frequency, and vice versa। यानी जिस बॉडी का मास ग्रेटर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसका मास कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ये आपके पास स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के साथ एक मास यहाँ पे m1 को बांधा हुआ है, फिर आपने m2 को बांधना है। सेम स्प्रिंग से मैं फिगर बना रहा हूँ, ये सेम स्प्रिंग से बारी बारी आपने इस मास डिफरेंट मासेस के बॉडीज को आपने बांधा। ये m1 है और ये m2 है। तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं, देखो आपने इक्वेशन 1 में लिखा था ना, यहाँ पर आंसर यहाँ तक कंप्लीट है, सिर्फ मैं ये रफ पे समझा रहा हूँ। टाइम पीरियड का जो फार्मूला है हमारे पास 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। मास ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो टाइम पीरियड कम होगा।
तो जिसका मास ज़्यादा है उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी कम होगी। जिस बॉडी का मास कम है तो उसका टाइम पीरियड कम, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल है, इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7.6, a wire hangs from the top of a dark high tower so that the top of the tower is not visible. How you would be able to determine the height of that tower? एक टावर है और उस टावर की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, वो एक लंबा टावर है और उस टावर के टॉप पर एक वायर बांधी हुई है और उस वायर की जो लोअर एंड है वो नीचे ज़मीन तक आई हुई है। टावर की हाइट ज़्यादा है और टावर का जो टॉप है वो डार्क है, वो हमें नज़र नहीं आता सही तरह से। तो हम उस टावर की जो हाइट है उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज ये हमारे पास एक टावर है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और इसका जो टॉप है वो विजिबल नहीं है, हमें नज़र नहीं आ रहा। जबकि यहाँ एक रॉड लगा हुआ है छत के साथ, सपोज कर रहे हैं, इसके साथ एक वायर यहाँ पे बांधी हुई और वो वायर नीचे ज़मीन तक आई हुई, ज़मीन को टच कर रही। तो हम क्या करेंगे, ऐसे अंदाजे से या मेजर करना या किसी तरीके से मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम एक आसान तरीका हम एडॉप्ट करेंगे जिसके ज़रिए हम इस टावर के ऊपर चढ़े बगैर हम इसकी लेंथ को एक्यूरेट हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ये जो लोअर एंड है इसके साथ आपने एक बब बांध दें। बब मीन्स लोहे का बाल, या आप लोहे के बाल जैसा एक पत्थर को भी आप बांध सकते हैं यहाँ पर, जो थोड़ा सा वजन रखता हो। ये मैंने बांधा है। अब क्या करना है आपने इसको ऐसे भी वाइब्रेट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी वाइब्रेट कर सकते हैं। अगर यहाँ जगह है, सपोज मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। ये जो लोहे का रॉड है, सपोज ये टॉप ऑफ टावर के साथ लोहे का रॉड लगा हुआ है इसके छत के सीध में, तो यहाँ पर ये वायर है, इसके साथ हमने एक स्टूल बांधा या एक लोहे का बाल बांधा। अब ये एम्पलीट्यूड है यहाँ पर, इसको आपने वाइब्रेशन देना है। अब देखो ये जो लोहा या पत्थर इस वायर के साथ बांधेंगे तो ये एक सिंपल पेंडुलम बन गया। जब आप इसको डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे तो ये वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा, ये आप वाइब्रेशन करेगा। और जो ही 1 2 के साथ जब आप यहाँ से छोड़ेंगे, जो ही हाथ से छोड़ेंगे तो आपने स्टॉप वॉच ऑन करना है। स्टॉप वॉच ऑन करना है तकरीबन कुछ नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के लिए, हो सके तो 10 नंबर ऑफ वाइब्रेशन ले लें। अगर 10 लेना पॉसिबल नहीं है तो आप 5 6 या 3 4 दफ़ा भी आप 3 4 वाइब्रेशन का आप टाइम नोट कर लें स्टॉप वॉच की मदद से। तो आपके पास आएगा स्टॉप वॉच से टाइम, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वो आपने नोट करना है। नोट करने के बाद, और ये सिंपल पेंडुलम बना है, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास है T = 2π√L/g। यहाँ पर T हमारे पास आ चुका है स्टॉप वॉच की मदद से। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8, 2π भी कांस्टेंट है, जबकि लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो इस फार्मूले से इक्वेशन 1 से हम लेंथ की वैल्यू निकालेंगे। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, T² = 2π√L/g होल स्क्वायर ले लें। होल स्क्वायर हो तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हर एक नंबर के ऊपर आएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, पाई का स्क्वायर √L/g का होल स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, T² = 4π² बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन GT² / 4π² तो L = GT² / 4π²। ये वैल्यूज हमारे पास। अब देखो ये फार्मूला बन गया, इसको इक्वेशन नंबर कहेंगे 2। अब देखें वेयर G की वैल्यू है 9.8 मीटर/सेकंड², ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14। टाइम पीरियड आपको वी कैन गेट T फ्रॉम स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच से जो टाइम की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करें।
हमारे पास हमने लेना है सिर्फ स्टॉप वॉच टाइम, बाकी कांस्टेंट है। तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो उस टावर का या उस प्लाजे का एग्जैक्ट लेंथ हमारे पास आ जाएगी। इस तरीके से हम टावर की या बिल्डिंग की हम लेंथ को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं।